हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सी ए कपिल मंडोतिया और आज हम सीखेंगे इंड एस 105 यानी कि नॉन करंट एसेट हेल्प फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब इस इंड एस को ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला जो पोर्शन होगा वो डील करेगा नॉन करंट एसेट हेल्प फॉर सेल से, जो सेकंड पोर्शन होगा वो डील करेगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से। अब ये इंड एस ये कहता है कि कोई भी नॉन करंट एसेट जो हमने हेल्ड की हुई है फॉर सेल के लिए, वो इंड एस 105 में तभी आ पाएगी जब वो दो तरीके की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अब ये जो कंडीशंस है ना, हमारे पास दो कंडीशंस, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। पहली कंडीशंस कहती है कि अगर नॉन करंट एसेट आपके पास जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए इमीडिएट सेल्स के लिए एंड प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि नॉन करंट एसेट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन। सर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कोई एसेट है जो करंटली यूज़ हो रही है बिजनेस ऑपरेशन में, लेकिन इट विल बी अवेलेबल फॉर सेल इन द डिस्टेंट फ्यूचर, देन इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द इंड एस 105। यानी कि कोई भी ऐसी एसेट जिसे आप अभी बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसको फ्यूचर के अंदर सेल करेंगे, यानी कि वो अवेलेबल वो सेल जो होगी वो फ्यूचर में होगी, इसलिए ये इंड एस 105 में कवर नहीं होगी। इंड एस 5 में सिर्फ वही नॉन करंट एसेट डील करेगी, वही कवर होगी जो आपके पास अवेलेबल हो इमीडिएट सेल के लिए और इन प्रेजेंट कंडीशन। सेकंड एग्जांपल में बोलता है इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड आफ्टर सम रिपेयर रिप्लेसमेंट रिनोवेशन, देन इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द इंड एस 105। यानी कि वो प्रेजेंट कंडीशन के अंदर ही सेल होनी चाहिए, उस पर कोई रिपेयर नहीं होना चाहिए, रिनोवेशन नहीं होना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन बोलती है द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। क्या कहा? द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। उसमें कुछ नोट्स है। नोट्स कहते हैं कि द एंटिटी मस्ट बी कमिटेड टू प्लान फॉर सेल, यानी कि एंटिटी की कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो सेल करेगी। देयर मस्ट बी बायर, यानी कि बायर भी होने चाहिए, आइडेंटिफाइड बायर होने चाहिए। जो भी हम डिस्पोजल करेंगे ना, अपनी एसेट का सेल करेंगे, मस्ट बी विद इन 1 ईयर, यानी कि विद इन 1 ईयर हम अपनी एसेट को सेल कर देंगे। देयर मस्ट बी एन एक्टिव मार्केट, यानी कि एक्टिव मार्केट होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, आपकी नॉन करंट एसेट की, तभी ये माना जाएगा कि जो सेल है वो हाईली प्रोबेबल है। सर एक चीज़ हमें समझ में आई कि इंड एस 105 के अंदर नॉन करंट एसेट को तभी कवर किया जाएगा जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करती, यानी कि सेटिस्फाई करती। पहली कंडीशन है द एसेट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है सर, आपने फिर इसमें कहा कि एसेट पर कोई भी रिपेयर नहीं होनी चाहिए, रिनोवेशन नहीं होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, और आपने कहा कि अगर एसेट आपके पास अभी आप यूज़ कर रहे हैं और उसको फ्यूचर में बेचेंगे तो भी वो कवर नहीं होगी, क्योंकि इमीडिएट सेल होनी चाहिए। फिर आपने कहा द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। फिर इसमें आपने अगेन ये डिस्क्राइब किया कि हमारे पास आइडेंटिफाइड बायर होने चाहिए, मैनेजमेंट का प्लान होना चाहिए, यानी कि कमिटमेंट होनी चाहिए, और हमारे पास में एक्टिव मार्केट होनी चाहिए, और जो हम सेल करेंगे ना वो विद इन 1 ईयर कर देंगे। सर ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि इंड एस 105 में क्या क्या चीज़ें कवर होगी और क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होगी। सर क्या आप बता सकते हैं कि इंड एस 105 के अंदर हम इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको याद होगा कि इंड एस 36 यानी कि इम्पेयरमेंट में मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि आप क्या करो इम्पेयरमेंट निकालने के लिए ना, आप कैरिंग अमाउंट निकाल लो, है ना। कैरिंग अमाउंट के साथ साथ में आपको रिकवरेबल अमाउंट भी निकालना है, और रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता था? वैल्यू इन यूज़, और हम क्या करते थे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज हायर करके उससे कंपेयर करते थे कैरिंग अमाउंट से, और जो भी लोअर अमाउंट आता था वही हमारे पास में हम दोनों को कंपेयर करके इम्पेयरमेंट लॉस निकाल देते थे। सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? आप इंडेक्स 36 की रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? देखिए, इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए ना इंडेक्स 105 में ये कहा गया है कि आप एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे कैरिंग अमाउंट और
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। क्या कहा मैंने? कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। इस पर आप इनिशियल रिकॉग्नाइज कर देंगे। लेकिन सर आपने 36 की रेफरेंस क्यों दी? वो मैंने इसलिए दी ताकि आपको है ना रट्टा ना मानना पड़े, आपको याद हो जाए। कैसे याद होगा सर? आप याद करो कि 36 में आपने कैरिंग अमाउंट निकाला फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में आपने निकाला रिकवरेबल अमाउंट, और वो कैसे निकला था? वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज हायर, है ना। फिर आपने उसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करा था, यानी कि जो लोअर वैल्यू थी वही आपने बैलेंस शीट में दिखाई दी। तो आप ये देखो कि जब 105 में आएंगे ना, आप इंडेक्स 105 में आएंगे तो हमारे पास में सिर्फ फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट स्टेप जैसा, समझ में आ गया सर। सेकंड स्टेप में आपको निकालना होता था रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट में आपको वैल्यू इन यूज़ नहीं मिलेगा, तो आपके पास क्या होगा? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। जब आपके पास फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है और आपके पास वैल्यू इन यूज़ नहीं है, तो आप ज़ीरो मान लो वैल्यू इन यूज़ को। तो ज़ीरो और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज हायर कर दो। हायर कर दिया आपने, आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा। उस अमाउंट को अगेन आपको कंपेयर करना है किससे? कैरिंग वैल्यू से। तो अब क्या लेते थे हम? लोअर वाली वैल्यू को हम किस में दिखाते थे? बैलेंस शीट में दिखा देते थे, ठीक है ना। तो सेम फंडा वही है, यानी कि आपको इनिशियल जो रिकॉग्निशन करनी है वो करनी है कैरिंग वैल्यू माइनस नहीं कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर पे करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ नोट्स दिए, ये नोट्स क्या बोलते हैं? वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन टिल सच क्लासिफिकेशन बट देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन विल सीज। क्या कहना चाहता है सर? सर ये कहना चाहता है कि जैसे ही इंड एस 105 अप्लीकेबल हो जाएगा किसी भी एसेट पे, तो उस एसेट के नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफिकेशन होने के बाद, यानी कि इंड एस 105 अप्लीकेबल होते ही आप उस एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, आप अमोर्टाइजेशन नहीं करेंगे। यानी कि इंड एस 105 लगने से पहले डेप्रिसिएशन भी लगेगा और अमोर्टाइजेशन भी होगा, लेकिन इंड एस 105 लगने के बाद में ये दोनों चीज़ें नहीं होगी। सेकंड नोट बोलता है वी विल टेस्ट इम्पेयरमेंट और रिवर्सल एट ईच बैलेंस शीट डेट फॉर दिस एसेट। यानी कि आपको एक बार 105 में आने के बाद में हर साल, यानी कि हर बार इम्पेयरमेंट टेस्ट भी करना है और उसका रिवर्सल भी चेक करना है। सर ये तो आपने बता दिया था हमें कि इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करनी है किसी भी नॉन करंट एसेट की जो 105 में कवर होगी। सर कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि हमारे पास ग्रुप ऑफ एसेट होती है और हम उसकी रिकॉग्निशन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो ग्रुप ऑफ एसेट की भी इनिशियल रिकॉग्निशन सेम होगी, ठीक है। और कैसे होगी वो होगी लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फॉर ऑल द एसेट इन द ग्रुप। यानी कि पूरे ग्रुप ऑफ एसेट की आप क्या करो, कैरिंग अमाउंट निकाल दो और उसी का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कर दो। दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट आएगा उसी पर आप इनिशियल रिकॉग्नाइज कर देंगे ग्रुप ऑफ एसेट को। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? आप लॉस चेक करेंगे, यानी कि एलोकेट लॉस इफ़ एनी। अगर लॉस आता है तो जैसे हमने इम्पेयरमेंट में करा था ना, उसको हम क्या करते थे? गुडविल से एडजस्ट कर देते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर एडजस्ट द एंटायर लॉस अगेंस्ट द गुडविल फर्स्ट, और उसके बाद में भी कोई लॉस बच जाता है तो हम उसको एलोकेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन नॉन करंट एसेट इन द रेशो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। हमने कहा था 36 में भी, इंडेक्स 36 में भी, कि जो भी रेशोज़ यूज़ की जाएगी वो कैरिंग अमाउंट की रेशो यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको जो लॉस आएगा पहले गुडविल से एडजस्ट करना है, देन गुडविल से एडजस्ट करने के बाद में आप रिमेनिंग लॉस को नॉन करंट एसेट से एडजस्ट करेंगे द रेशो ऑफ कैरिंग अमाउंट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में बोलता है एनुअल टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट शुड ऑल्सो बी कैरिड फॉर द ग्रुप ऑफ एसेट, और अगर कोई रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल विल नॉट बी अलाउड। क्या कह रहा है? आपको एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट चेक करना है ग्रुप ऑफ एसेट का। सर समझ में आ गया, इम्पेयरमेंट करना है आपको, हर साल चेक करना है बैलेंस शीट डेट पे। लेकिन जो गुडविल है ना, गुडविल के अगेंस्ट इम्पेयरमेंट लॉस एडजस्ट तो हो जाता है। क्या कहा मैंने? कि इम्पेयरमेंट लॉस को आप गुडविल के अगेंस्ट
एडजस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जो रिवर्सल है ना वो गुडविल से नहीं होगा। यानी कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल विल नॉट बी अलाउड। अगला कॉन्सेप्ट इसमें है अबेंडनमेंट ऑफ एसेट। अब ये क्या है अबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना ना किसी एसेट को। तो कहता है इफ एनी एसेट इज रिटायर्ड from use but it is not held for sale then we will not apply Ind AS 105 on this asset। क्या कहना चाहता है सर? सर ये कहना चाहता है कोई भी ऐसी एसेट जो रिटायर्ड हो चुकी है, जिसको आप यूज़ में नहीं ले रहे, वो यूज़ में भी नहीं ले रहे, उसको सेल भी नहीं करना चाहते, तो उस पर Ind AS 105 अप्लीकेबल नहीं होगा। सर एग्जांपल देंगे? एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे मेरे पिताजी के पास में एक स्कूटर है, एक खटारा सा स्कूटर है जो सालों से पड़ा पड़ा सड़ रहा है, ना तो वो यूज़ में आ रहा है और ना ही मेरे पिताजी उसको बेचने देते हैं। ठीक है, तो वो स्कूटर क्या है, वो स्कूटर Ind AS 105 में कवर नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरीके से रिटायर्ड एसेट है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम अबेंडनमेंट ऑफ द एसेट। डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट्स। अब डिस्क्लोजर कैसे करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर? सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन दे दो ऑफ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल शुड बी गिवन। यानी कि जितनी भी आपके पास नॉन करंट एसेट आपने हेल्ड करी है ना सेल के लिए, सबकी डिस्क्रिप्शन दो। अगर इन एसेट से रिलेटेड कोई भी लॉस है एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन अंडर Ind AS 105, वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ चेंज इन प्लान रिलेटिंग टू एनी एसेट टेकन प्लेस, क्या आपके प्लान में चेंज आया? प्लान में चेंज का मतलब क्या सर? जैसे आप 105 लगा रहे थे और बाद में आपने 105 के बाद में हेल्ड फॉर सेल ना करके आपने उसको कन्वर्ट कर दिया कि आप उसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो Ind AS में चेंजेस आ गए। क्या आपके प्लान में चेंज अगर आया तो वो भी डिस्क्लोज करना है। कहने का मतलब सर 3 तरीके के डिस्क्लोजर करने। पहला, जितनी भी नॉन करंट एसेट है उसकी डिस्क्रिप्शंस दे दो, उन एसेट से रिलेटेड जितने भी लॉस है वो बता दो, और अगर कोई प्लान में चेंज आता है तो वो भी कंसिडर करना। अब सेकंड पोर्शन मैंने बताया था इस पूरे Ind AS का, वो है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एग्ज़ाम में पूछ सकता है थियोरेटिकली कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है क्या, तो बोलता है इट इज़ फॉर सेगमेंट, डिवीज़न, एनी एरिया या प्रोडक्ट लाइन। क्या कहा कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ना किसी सेगमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या किसी डिवीज़न से रिलेटेड, किसी एरिया से रिलेटेड, या प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड। यानी कि हो सकता है ना कि 5-6 तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में से सिर्फ 4 को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और एक को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। 4-5 डिवीज़न है, किसी को बंद करना चाहते हैं, किसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब Ind AS 105 डिफाइन करता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को एज अ कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी दैट आइदर हैज़ बीन डिस्पोज्ड और इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। यानी कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब है एक एंटिटी का ऐसा कंपोनेंट, या तो हम जिसको बेच देंगे या फिर उसको हम क्लासिफाइड करेंगे एज अ हेल्ड फॉर सेल। एंड वर्ड लिखा हुआ एंड, यानी कि इसके साथ में कुछ चीज़ें भी कंप्लीट होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है, वो रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। यानी कि वो सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को डिनोट करेगा, और इज पार्ट ऑफ अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान टू डिस्पोज ऑफ अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। यानी कि वो पार्ट होना चाहिए सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान का जिसको हम बेचना चाह रहे हैं। सी इज अ सब्सिडरी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद अ व्यू टू रीसेल। या आपकी कोई सब्सिडरी है जिसको खरीदने का मोटिव यही है कि हम उसको रीसेल कर देंगे। The disclosure is the same as above, but the additional disclosure is also required, such as operational income, expenses, taxes and duties, etc. क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है ना, वो कोई डिवीज़न हो सकता है, सेगमेंट हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड हो सकता है, जिसके 2 मोटिव हो सकते हैं, या तो मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर दूं या फिर मैं उसको क्लासिफाइड कर दूं एज अ हेल्ड फॉर सेल। साथ साथ में मेरे को चेक करना है क्या वो सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को डिनोट करता है या नहीं करता। सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को डिनोट करता है या नहीं करता, यानी कि जिसको हम बेच रहे हैं ना,
क्या वो अलग से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता था, नहीं कर सकता था? क्या वो मेजर आइटम है या नहीं है उस लाइन में? और अगर वो सब्सिडरी है जिसको मैंने परचेस किया था, एक्वायर्ड किया था, मेरा मोटिव यही था कि मैं उसको एक्सक्लूसिवली रीसेल कर दूंगा, तो भी मैं उसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कंसिडर करूंगा। यानी कि आपको दो चीज़ें देखनी, या तो वो सेपरेट मेजर लाइन होनी चाहिए, प्रोडक्ट की हो, सेगमेंट की हो, डिवीज़न की हो, ठीक है, या फिर वो सब्सिडरी हो जिसका मोटिव हमने जो एक्वायर किया था वो यही था कि हम उसको रीसेल करेंगे। और इससे रिलेटेड आप कुछ डिस्क्लोज़र दे सकते हैं। अब वो डिस्क्लोज़र 3 तो वही है कि आप एनसीआई की डिस्क्रिप्शन दे दो, नहीं एनसीए का डिस्क्रिप्शन दे दो, उससे रिलेटेड लॉस भी दिखा दो, और अगर प्लान में चेंज आया तो वो भी दिखाना है। साथ साथ में आप कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी देंगे, जैसे कि ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम क्या थी, ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या थे, टैक्सेस क्या थे और ड्यूटीज़ क्या थी। यहाँ पर हमारा इंड एस 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बेहद अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस को अपलोड करूं।